क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। टू कंडक्टर्स having same thickness and resistivities ρ1 ρ2 and lengths सेम भी हो सकती है, मैं अलग ले रहा हूं। लेंथ L1 and L2 length L1 L2 are connected in series, connected in series। दो वायर्स हैं जिनकी थिकनेस सेम है, लेंथ डिफरेंट है, एक की लेंथ है L1 दूसरे की L2, एक की रेजिस्टिविटी नेचर भी डिफरेंट है, एक की रेजिस्टिविटी ρ1 दूसरे की रेजिस्टिविटी ρ2, they are connected in series। Find the effective resistivity of the combination। इस कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव रेजिस्टिविटी जो है वो कितनी होगी? फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। इन दोनों कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो एक का रेजिस्टेंस क्या हुआ? R1 इक्वल टू ρ1 L1 बाय A, और दूसरे का रेजिस्टेंस कितना हुआ? ρ2 L2 बाय A। अब मान लीजिए ये एक वायर, ये दूसरी वायर, दोनों की थिकनेस बराबर है, लेंथ डिफरेंट है। अगर इन दोनों की इफेक्टिव रेजिस्टिविटी है रो, जो हमने फाइंड करनी, इंडिविजुअली एक की ρ1 दूसरे की ρ2, लेकिन अगर इफेक्टिव रेजिस्टिविटी है ρS, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इनको ऐसे जोड़ा, मतलब सीरीज में जोड़ा, तो RS कितना हो जाएगा? इफेक्टिव रेजिस्टिविटी अगर ρS है तो लेंथ कितनी है? L1 प्लस L2 नहीं है, और थिकनेस तो A ही है, लेकिन RS होता कितना है? सीरीज में है, RS होता है R1 प्लस R2। तो हम ये भी बोल सकते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ρS इंटू L1 प्लस L2 बाई A। पुट द वैल्यूज R1 R2, R1 की जगह लिखोगे ρ1 L1 बाई A प्लस ρ2 L2 बाई A इक्वल्स टू ρS L1 प्लस L2 बाई A। A तो कैंसिल हो जाएगा, तो ρS क्या बनेगा पता है? ρS बन जाएगा ρ1 L1 प्लस ρ2 L2, ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। दिस विल बी द आंसर। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि उनके डायमेंशन सेम है, मतलब लेंथ भी सेम होती, अगर L1 और L2 दोनों बराबर होते, L1 और L2 भी बराबर होते, तो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टिविटी आता वो आता ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाय 2। एक लिखो बेटा क्वेश्चन। ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस R, a wire having resistance R is stretched, a wire having resistance R is stretched to 4 times of its original length, is stretched to 4 times of its original length। It is then cut into 3 equal parts. It is then cut into 3 equal parts, and all the parts are connected in parallel। Okay, it is then cut into 4 equal parts, and all the parts are then connected in parallel। What is the new resistance of the wire? What is the new resistance of the 3 equal wire? A wire having resistance R is stretched to 4 times of its original length। All the parts is then cut into 4 equal parts। पहले 4 times stretch किया, फिर 4 equal parts में cut कर दिया।
ऑल द पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, उन सारे पार्ट्स को पैरेलल में जोड़ा, तो आपको बताना है कि अब वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ये एक वायर है, एक वायर है, मान लो पहले इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करके 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया और फिर सबको पैरेलल में जोड़ा। अब रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ आर होना चाहिए। देखो क्या क्वेश्चन है बेटा, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर। जब इसको मान लीजिए ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इस वायर को स्ट्रेच कर दिया और इसकी लेंथ हो गई 4 टाइम्स, एरिया भी तो 1/4 हो जाएगा। जब आप इसको 4 स्ट्रेच करके 4 टाइम्स कर दोगे तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 16R। ठीक है, क्योंकि R जो है स्ट्रेचिंग के केस में R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L स्क्वायर के। तो जब लेंथ डबल होती है रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होगा, लेंथ ट्रिपल होगी रेजिस्टेंस 9 टाइम्स होगा, लेंथ अगर स्ट्रेच करके 4 टाइम्स करेंगे रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा। इट इज देन कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जब 4 पार्ट्स में कट करेंगे ना इसको, इक्वल पार्ट्स का मतलब है अब बिना एरिया चेंज किया हमने लेंथ को 1/4 कर दिया, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R। तभी तो सबको फिर जोड़ोगे तो 16R हो गया। इन चारों को जब आप पैरेलल में जोड़ दोगे तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R/4। सो दैट इज R अगेन। चेक कर लो, स्ट्रेच करेंगे रेजिस्टेंस, अगर स्ट्रेच करेंगे 4 टाइम्स resistance will become 16 times, then it is cut into 4 equal parts। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? 16/4। 16/4 मींस 4R। ठीक है, 4R 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 सबको पैरेलल में जोड़ा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सेम रहा। इसका मतलब इस वायर को 4 गुना स्ट्रेच करके 4 इक्वल पार्ट्स में कट करके पैरेलल में जोड़े तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? देखो मान लो ये इतनी बड़ी वायर है, किसी सर्किट में लगानी है, राइट, इतनी बड़ी वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 16R, तो इसको 4 पार्ट्स में कट करके पैरेलल में, ये हो गया पैरेलल, तो अब फिर से R हो गया। तो वी कैन सेव स्पेस, इतनी बड़ी लगाने के बजाय 4 पार्ट्स में कट करके। ठीक है, तो जो इफेक्ट इसका था वही इनका भी है। अब बेटा ये जो एक फॉर्मूला है ना रेजिस्टेंस में, R इक्वल्स टू रो इंटू L/A, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लेंथ क्या है और एरिया क्या है। मैं आपको एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए एक आपके पास क्यूब है, क्यूब की जगह भी मैं जनरल लेता हूँ, क्यूबाइड लेता हूँ, या 3D बॉडी ले लेता हूँ, कोई 3D ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। इसका रेजिस्टेंस देखो कैसे एक्सप्रेस कैसे करना है। सपोज ऐसे है, ठीक है, ऐसे एक क्यूबाइड है हमारे पास जिसकी लेंथ है L, जिसकी विड्थ है B, ब्रेड्थ, और इसकी हाइट है H। ठीक है, ये 2 टर्मिनल्स हैं। सपोज मैं इनको नाम दे दूं AB। 2 टर्मिनल्स ये हैं, एग्जैक्टली ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये 2 टर्मिनल्स आ गए, ये B आ गई, ये A, एक ऊपर और एक नीचे आ गया, नाम दे दो CD, और एक फ्रंट एंड बैक EF। राइट, नाउ क्वेश्चन नहीं है कुछ भी, सिर्फ रेजिस्टेंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो इसका रेजिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स AB, रेजिस्टिविटी रो लेना, AB कितना होगा, अक्रॉस CD रेजिस्टेंस कितना होगा, एंड अक्रॉस EF इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, बताओ। देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, जब हमारे टर्मिनल्स ये वाले हैं, सोचो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ ये,
है ना, और लेंथ हुई ये। तो अक्रॉस ए बी जब आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रो इंटू ये ऐसे रखा है, देखो ये हो गई लेंथ दैट इज एल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया बी इंटू एच। ठीक है, अब देखो जब अक्रॉस सी डी पता करना है, ये सी और डी, अभी ये हो गई लेंथ, है ना, लेंथ क्या हो गई मतलब एच, और ये वाला एरिया कितना हुआ, ये एल इंटू बी। समझ में आ रहा है? 3D हमारे टर्मिनल्स ऐसे होने का मतलब ये है कि बैटरी ऐसे लगाई हमने, राइट। तो यहां से लेके यहां तक जो आओ वो होती है लेंथ। तो लेंथ कितनी हो गई एच, तो अक्रॉस सी डी होगा रो इंटू एच डिवाइडेड बाय ये एरिया है, एरिया कितना है बेटा बोलो, ये है आपके पास एल और ये है बी, तो एल इंटू बी। चलो पता। एंड अक्रॉस ई एफ, अक्रॉस ई एफ मतलब आपका टर्मिनल्स ऐसे है ये, तो अब ये जो थिकनेस है, ये जो विड्थ है, ये बन गई लेंथ और ये बन गया एरिया। ये एरिया बन गया, तो ये लेंथ और ये हाइट है ना, तो एरिया हो गया लेंथ इंटू हाइट, और लेंथ कितनी हो गई बी। तो इस केस में आपके पास आएगा रो इंटू बी बाय, रो इंटू बी बाय कितना, एल इंटू बी की जगह अभी आएगा एल इंटू एच। समझ में आ गया? तो हमेशा इस तरीके से देखना है, ये नहीं है कि आप हमेशा रो इंटू एल बाई ए। सर कुछ डाउट है? ये ऑब्जेक्ट देखो ना आपके पास, ये 3D ऑब्जेक्ट है आपके पास। अगर हमारे ये दो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, जैसे ये रेफरेंस के लिए मैंने, देखो ये अगर आपके पास एक कंडक्टर होता है, ठीक है, इस कंडक्टर में अगर ये टर्मिनल्स ले लेते हैं, हम ऐसे करते हैं ना ए बी, इसकी लेंथ लेते हैं एल और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं ए, राइट। तो क्या बोलते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है, रो इंटू एल बाई ए। एल मतलब ए से लेके बी का डिस्टेंस, और एरिया मतलब ए और बी जहां लगे हैं उस क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो जब यहां लगे होंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ये कितना है, ये अगर आपके पास बी है और ये एच है, तो ये बी इंटू एच नहीं हो गया। तो लेंथ मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, लेंथ डिवाइडेड बाय बी इंटू एच। लेकिन जब टर्मिनल्स ऊपर लगे होंगे ये वाले, तो लेंथ हो गई ये, लेंथ क्या हो गई जो हाइट है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया बेटा ये वाला या ये वाला। तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये आपके पास दिख रहा है बी और ये एल, तो एल इंटू बी, और डिस्टेंस कितना है सी से डी वाला दवा। और ऐसे ही जब फ्रंट और बैक होगा, ये ऐसे रखा मैंने, ये होंगे टर्मिनल्स, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया ये, डिस्टेंस हो गया बी, मतलब लेंथ हो गई बी, और एरिया मतलब ये और ये, लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट। अभी कोई किरचॉफ लॉ की हमने कहीं पर भी उसको यूज नहीं किया, ना कभी व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज किया है, ठीक है। उसके बिना भी कर सकते हैं। एक टेक्निक है, इसको बोलते हैं स्टार डेल्टा टेक्निक या स्टार डेल्टा नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, कैन बी रेजिस्टर्स, कैन बी कैपेसिटर, सेल, बैटरी, इंडक्टर, कुछ भी। तो नेटवर्क होता है ग्रुप, ऐसे भी नॉर्मली हम बोले नेटवर्क, नेटवर्क मींस ग्रुप। तो ये स्टार डेल्टा नेटवर्क क्या है बेटा, अगर कोई आपको ऐसा सर्किट दिख रहा है, मैं अभी इसका यूज भी बता दूंगा आपको। Let this is R1, this is R2 and this is R3 connected in the form of a triangle। तो इस ट्राइंगल को बोलते हैं बेटा डेल्टा नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा नेटवर्क। और अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्मिनल्स वही रखना, ए बी और सी, और रेजिस्टेंस यहां लगा दो,
ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू नहीं होगी उनकी, क्या होगी वैल्यू, वो तो हम वही देखना है। तो इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, इसे डेल्टा क्यों बोला वो पता चल गया ना, ट्राइंगल की तरह होता है डेल्टा, और इसे बोलते हैं स्टार नेटवर्क। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मैं बोल देता हूं, अगर आप टेक्निकली सोचो, ये यहां लगा है ए पे, तो ए पे 1 और 2 है इसलिए नाम रख दिया 1 2। बी पे क्या क्या है 1 और 3, इसको नाम दे देता हूँ R13। और सी पे क्या है बेटा 2 और 3, इसको बोलते हैं R23। जब भी आपको ऐसा दिया होगा और इसको ऐसा कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला देखो, जो R12 है ना, टेक्निकली आप क्या करो, इसको उठा के यहां रख दो, ऐसे रख दो, जस्ट इमेजिन कि यहां पड़ा हुआ है, राइट। तो ये R12 है ना, इट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब R12 इज इक्वल टू R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई सबका सम। ठीक है, R13 क्या होगा, अभी आप गैस लगा सकते हैं, R13 क्या होगा, R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। और बेटा R23 कितना होगा, R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, फटाफट से नोट करो, मैं बताऊंगा इसका यूजेबिलिटी बताऊंगा, आप बोलोगे वेट्स पे नहीं करना है, इसके भी नहीं कर लेंगे। सपोज बेटा एक सर्किट है हमारे पास, फाइव ओम 10 ओम, 10 ओम 5 ओम, दिस इज आल्सो 5 ओम। ये दो टर्मिनल्स ले लिए मैंने ए और बी, और पूछा ये है कि बताओ आर ए बी कितना होगा। किसी एक स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा। ये एक ट्राइंगल दिख रही है, ए ट्राइंगल मतलब डेल्टा, बीच में मैंने क्या बताया, अभी बना दो ना एक स्टार। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 इंटू 10 दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 10 5 5, 50 बाय 20, 50 बाय 20 5 बाय 2 होता है। ये वाला कितना होगा 25 बाय 20 होगा या नहीं, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर तो 20 आएगा, 25 बाय 20 होता है 5 बाय 4। और ये वाला कितना होगा 50 बाय 20 दैट इज अगेन 5 बाय 2। इसका मतलब ये है कि आप ये यूज कर सकते हो एंड इसे रिप्लेस कर दो, ये हटाया, ये इसका ये मतलब हो। अब इजी हो गया, ये 5 बाय 2 रहने दो एज इट इज, ये दोनों सीरीज में है, कितना बनेगा इनका सोचो, 5 बाय 4 प्लस 10 45 बाय 4 बनेगा, बनेगा नहीं, 5 बाय 4 प्लस 10 इक्वल टू 10 4 आर 40 प्लस 5 45 बाय, और नीचे 5 बाय 2 प्लस 5 15 बाय 2। ठीक है, अभी देखना, ये इससे बड़ा है छोटा, 45 बाय 4 ऑलमोस्ट 11 के आसपास होगा, और ये तो 7.5 है, ये बड़ा है ना, कितना बड़ा पता है 3 बाय 2 टाइम्स बड़ा है, ऐसे लिख सकते हैं इसको 45 बाय 4 को। तो इससे आपको ना ज्यादा कैलकुलेशन में उलझने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास 5 बाय 2 है, और ये आपके पास बनेगा
दोनों में से बड़ा कौन सा है? 45/4। कितने टाइम्स बड़ा है? 3/2 टाइम्स डिवाइडेड बाय n+1। याद है? आप अपने तरीके से करो तो ये आपके पास बनेगा आंसर 5/2 प्लस ये कितना बनेगा? सोचो, ये बनेगा 5/2, 2 विल गो अप, 45 डिवाइडेड बाय 5/2 है ना? कितना बना? ऐसे नहीं है, देखो 45 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 90/5 18। सो 5/2 प्लस 18 सीरीज में है ना, तो आपका आंसर कितना बना? 41 डिवाइडेड बाय 2। चेक कर लो, इसको चेक करो खुद से, लेट मी नो अगर कुछ और है तो। एक गड़बड़ की है, ये 45/4 लिखना था यहाँ, बिग वन 45/4 डिवाइडेड बाय n+1, ये छोटी सी गलती कर दी आप, 45/4 है नॉट 45। 45/4 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1, तो कितना बनेगा? 45/4 इंटू 5/2, ये आएगा आंसर आपका। 90/5 18 नहीं आएगा यहाँ। कितना बनेगा? 18/4, दैट इज 9/2। 5/2 प्लस 9/2 7 आंसर एक्चुअली इसका। 7 9 5 14/2, 14/2 इक्वल टू 7 ओम। अब करना चेक, अब कोई गड़बड़ नहीं। आप ये वाला पार्ट अपने हिसाब से करो, अपने तरीके से करो, ठीक है? अगर आपको ये वाला शॉर्टकट अच्छा नहीं लगता कि अगर एक रेजिस्टर है NR, दूसरा है R, पैरेलल में आंसर आता है NR डिवाइडेड बाय n+1। सपोज एक सर्किट ऐसा है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। अब एक चीज पहले समझना कि हम ये टेक्निक क्यों लगा रहे हैं, क्यों हम ये नहीं बोलते कि कोई सीरीज में या पैरेलल में है तो उसी हिसाब से कर लो ना। ये एक सर्किट है आपके पास, इस सर्किट में आपको बोला है फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। मैं एक चीज और बताऊंगा, सपोज ये भी बोला हुआ फाइंड आउट इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, फाइंड आउट इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी, कुछ भी पूछा जा सकता है, टेक्निक सेम नहीं होगी हमेशा। अगर आप ए बी के अक्रॉस, सोचना बेटा, अगर आप ए बी के अक्रॉस कोई बैटरी लगाते हो, यहाँ कोई बैटरी लगाते हो, तो यू विल सी कि करंट का डिवीजन होगा यहाँ पर पहले। तो इसका मतलब इन दोनों में तो सेम करंट नहीं होने वाली, ये दोनों सीरीज में नहीं है। ये जो दोनों हैं ये पैरेलल में भी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि अगर सीरीज में नहीं है तो हम बोले पैरेलल में होंगे। ये दोनों पैरेलल में भी नहीं है क्योंकि इन दोनों का एक टर्मिनल तो आपस में जुड़ा है, ये दूसरा वाला नहीं जुड़ा हुआ, बीच में ये है। पैरेलल कब होता है? देखो, जब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, एक अगर ऐसे है दूसरा चाहे ऐसे बना लो, बट पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो ये जुड़ा होता है, ये भी आपस में डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, बीच में तो यहाँ कुछ और आ गया तो उनका पैरेलल जो है वो खराब हो गया, ये पैरेलल में नहीं है। तो ये दोनों ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ से देखना स्टार्ट करो, करंट इधर आई, कुछ इधर और कुछ इधर, ये दोनों भी सीरीज में नहीं है क्योंकि दोनों में एक करंट फ्लो थोड़ी कर रही है, कुछ उधर भी तो जाएगी। और ये दोनों पैरेलल में भी नहीं है क्योंकि एक टर्मिनल जुड़ा है, दूसरा थोड़ी ना जुड़ा है, बीच में ये है। आप यहाँ पर कोई भी पेयर उठा लो, ना तो वो सीरीज में होंगे ना पैरेलल में होंगे। तो इसलिए हम अपनी मर्जी से, जैसे आप प्रीवियस क्लास में कभी पढ़ते थे ना, बोलते इसको सीरीज में ले लेते, इसको पैरेलल में ले लेते। हम कौन होते लेने वाले? वो सीरीज में होगा तभी तो सीरीज में लेंगे, पैरेलल में होना चाहिए तभी तो बोलेंगे ये पैरेलल में ले लेते हैं। पैरेलल में है ही नहीं, ना पैरेलल ना सीरीज, बट दैट डज नॉट मीन कि हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऐसे तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला है,
बट उसमें ना बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, देखना पड़ता है बैलेंस है या नहीं, और अगर बैलेंस हुआ फिर तो इजी है, और अगर नहीं बैलेंस हुआ तो फिर आपको केवीएल केसीएल लगाना पड़ता है, इक्वेशंस बनानी पड़ती है, सॉल्व करना पड़ता है। तो उससे बेटर है स्टार डेल्टा टेक्निक। ठीक है, अब स्टार डेल्टा टेक्निक से आप फाइंड करो अक्रॉस ए बी रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले सुन लेना। लेकिन अगर आप इसका रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी फाइंड करने लगे, ऐसे बोला है फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी, तो इसका मतलब टेक्निकली ऐसे बैटरी लगी होगी, तो दैट विल बी इजी, इसमें आपको जरूरत नहीं है कुछ और करने की। यहां से जो भी करंट आएगी इधर तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई, नॉट इक्वल, वो तो करंट डिवीजन रूल आपको पता है, बट यहां जो भी करंट आएगी ना वो इधर भी आएगी, वही वाली। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, 5 और 2 कितना हो गया 7। फिर यहां जो करंट आ रही है वो इधर भी आ रही है, 1 और 4 कितना हो गया 5। तो इसका मतलब जब आपको अक्रॉस सी डी देखना है ना, सी से डी, एक तो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना है 3 ओम, दूसरा यहां रेजिस्टेंस कितना आ गया 5 ओम, और तीसरा ये वाला आ गया, ओपन सर्किट को तो छोड़ दो ना अब, कितना 7 ओम। तो अक्रॉस सीडी आपका जो इस सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं 3 के लिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय तीनों का सम नहीं करना, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, अक्रॉस सीडी आपका आएगा 5 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट, ये वर्ड याद रखना SOP, दो का R1 R2, 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7। ठीक है, शॉर्टकट क्या है बेटा, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो बोलते हैं आरपी इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। लेकिन जब तीन होंगे ना तब आएगा R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, और ये कुछ नया नहीं है, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है जिसमें हमने फाइनली 1 बाय आरपी की जगह आरपी को लिखा है, राइट। तो उस हिसाब से आपका ये अक्रॉस सीडी इजीली निकल गया, क्योंकि सीरीज पैरेलल आपको मिल गया या सीरीज पैरेलल था, तो ये इसको ऐसे रहने दो, 3 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 3 आर 15 प्लस 21 प्लस 35 कितना हो गया 81। अब जो कैंसिल होता है करो उसको कैंसिल, 8 ये इससे तो इसके साथ तो जाएगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 27 अक्रॉस सी डी। बट अक्रॉस ए बी कितना होगा वो आपने करना है अभी। ये 71 है, 71 है तो ऐसे ही रहेगा, ये तो जाएगा नहीं, किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा। 105 71 सॉल्व कर लेना, इतना तो कर लेना खुद। स्टार डेल्टा मैंने बता दिया, इन दोनों का पैरेलल और फिर इसके साथ सीरीज। ठीक है, इतना रखो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।